हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों गृह विज्ञानी होम साइंस बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है, उनके लिए आज की जो मॉडल पेपर है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास जो चलने वाली है वो बहुत ही लाभदायक होगा। पेपर के दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन अपडेट कराए गए हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे जो आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो कैप्चरिंग पावर है वो आपका क्लियर हो जाता है। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के क्लास की तरफ, मॉडल पेपर की तरफ, किस तरीके से पेपर में आया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है इसमें कि बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका कुछ इस तरीके से दिया जाएगा पेपर, यानी कि प्रश्न पत्र होगा कुछ इस तरीके से सॉल्व कराया रहेगा। आपको लिखना क्या होगा इसमें आएगा कि बीए सेकेंड सेमेस्टर गृह विज्ञान होम साइंस होगा। प्रश्न पत्र आपका होगा वस्त्र विज्ञान एवं परिधान तथा पारिवारिक संशोधन प्रबंधन का परिचय। टाइम आपका 2 घंटे का पेपर होगा, निर्धारित कर दिया गया है। दो घंटे का आपका पेपर होगा दोस्तों। खंड आ से आपको सारे प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है, यानी कि 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे जितना आपको करना होगा। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया जाएगा कि वस्त्रों का मानव जीवन में महत्व बताइए। जो वस्त्र है वो मानव जीवन में क्या महत्व है, इसके क्या क्या रूल है, वो यहाँ पे आपको केवल 2-3 टॉपिक लिख देना है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि वस्त्रों को मानव जीवन में निम्नलिखित महत्व दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर में आपको लिखना होगा कि व्यक्ति वस्त्रों के द्वारा अपनी जो संपन्नता है उसको प्रदर्शन कर सकता है। सेकंड नंबर इसमें लिखेंगे आप लोग कि वस्त्र न केवल शरीर का आवरण प्रदान करता है, बल्कि ये देखने में क्या होता है कि सुंदरता भी बढ़ती है। उसके बाद में थर्ड नंबर में आता है आपका कि वस्त्र व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में भी वस्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर फोर्थ नंबर में आता है आपका कि कार्य से संबंधित कठिनाइयों से बचाव के लिए, जैसे जल, ऊष्मा, ठंडक आदि से सुरक्षा करके मनुष्य अपनी कार्य क्षमता को बनाए रख सकता है। किसके कारण? वस्त्र के उपयोग से, यानी कि वस्त्र के धारण करके। तो ये आता है आपका सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कृत्रिम तंतुओं के नाम लिखें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कृत्रिम तंतुओं के नाम कौन कौन से। अब इसमें लिखेंगे कृत्रिम तंतु हमारे कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट नंबर में आएगा आपका, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें कृत्रिम तंतु निम्नलिखित रूप से हैं। फर्स्ट नंबर में आप लिखेंगे रेयान, ये आपका कृत्रिम तंतु हो गया। सेकेंड नंबर में आपका आता है नायलॉन, ये भी आपका कृत्रिम तंतु हो गया। ओरलॉन हो गया। फिर आप लिखेंगे फोर्थ नंबर में डेक्रॉन, फिर एक्रोलॉन, फाइबर, फिर ग्लास हो गया, टेरेलिन, डायनेल, क्रेस्लॉन, चेफ्रॉन, डर्बन, और फिर लिखेंगे सारड़। उसके बाद फिर आपका आएगा ग्लास। तो ये सारे आपके कृत्रिम तंतु हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हो गया कि ये कृत्रिम तंतु कौन कौन से हैं। तो ये आपके सारे जितने मैंने आपको बताया, ये आपके सारे रेयान, नायलॉन, ओरलॉन डॉट 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 सारड़, वेरल, ये सारे आपके कृत्रिम तंतु हो जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है फाइब्रिन और सेरिसिन क्या है। अब फाइब्रिन क्या होता है और सेरिसिन क्या होता है, इसको आपको यहाँ पे समझना है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों लिखेंगे इसमें आप फाइब्रिन हेडिंग डालेंगे। फाइब्रिन में लिखेंगे आप लोग फाइब्रिन होता क्या है, इसको आपको यहाँ पे समझना है। फाइब्रिन जो है वो कोकून से जो रेशा निकाला जाता है खींच के, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन कहते हैं। जो कोकून आप लोग जानते होंगे, कोकून जो होता है, कोकून से जो खींच के हम रेशा निकालते हैं उसी को हम फाइब्रिन कहते हैं। यह दोहरे धागे के रूप में प्रयुक्त होता है जो आपस में गोंदयुक्त पदार्थ यानी सेरिसिन से जुड़ा होता है। अब सेरिसिन क्या होता है, हेडिंग डालेंगे आप लोग सेरिसिन। सेरिसिन यह गोंद जैसा पदार्थ होता है। जो सेरिसिन होता है यह गोंद जैसा पदार्थ होता है जो रेशम के कीड़े के मुंह से निकलता है। रेशम का जो कीड़ा होता है उसके मुंह से निकलता है, उसे हम दोहरा धागा आपस में सटा होता रहता है, जिससे जो दोहरा धागा निकलता है वो आपस में एक सट होके निकलता है। तो ये हो गया आपका फाइब्रिन और सेरिसिन। तो आई होप फाइब्रिन और सेरिसिन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में थर्ड नंबर प्रश्न आता है आपका, फोर्थ नंबर, कि ड्राफ्टिंग का महत्व बताया। ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं, यानी कि ड्राफ्टिंग के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपका आता है ड्राफ्टिंग। इसमें लिखेंगे ड्राफ्टिंग के निम्नलिखित, आपको यहाँ पे महत्व लिखना है। तो आप लिखेंगे ड्राफ्टिंग के महत्व, ड्राफ्टिंग के महत्व, हेडिंग डालेंगे आप ड्राफ्टिंग के महत्व। अब इसमें आपका आता है फर्स्ट नंबर, जैसे लिखेंगे आप लोग कि ड्राफ्टिंग बनाने के लिए
जो ड्राफ्टिंग बनाते हैं उसको, जो उसका पैटर्न है, पैटर्न आप ड्राफ्टिंग बनाने से आपका जो पैटर्न है वो आसान हो जाता है पैटर्न बनाना। जो ड्राफ्टिंग होता है, ड्राफ्टिंग से आप जो पैटर्न बनाते हैं वो आपका आसान होता है ड्राफ्टिंग से। सेकंड नंबर, ड्राफ्टिंग बनाते समय शरीर की नाप, सिलाई कटाई हेतु स्थान आदि का ध्यान रखा जाता है, जिससे परिधान की फिटिंग सही आती है, जो परिधि होती है वो आपकी सही हो जाता है। थर्ड नंबर पे, यदि किसी प्रकार की गलती होती है तो उसे ड्राफ्टिंग करते समय सुधारा जा सकता है। यानी फोर्थ नंबर, फिर इसमें लिखेंगे ड्राफ्टिंग से वस्त्र की जो कटाई है वो आसानी से होता है। ये होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग से आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वस्त्र काटे हैं, तो अगर उसमें छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसको ड्राफ्टिंग से आप क्लियर कर सकते हैं। उसका में फिर आपका, फिर मान लीजिए आप सिलाई करते हैं, गलती हो जाती है, तो उसको आप फिटिंग से यानी कि आप फिटिंग से सिलाई कर सकते हैं। तो ये ड्राफ्टिंग के कुछ महत्व थे जो हमने आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आपका 5 नंबर की सिलाई उपकरणों पर टिप्पणी है। अब जो सिलाई उपकरण हैं उसके बारे में, सिलाई के लिए जो उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको तो जो सिलाई करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज है, क्योंकि उनको तो डेली का काम है कि क्या क्या उन्हें चाहिए। लेकिन फिर भी आपको जो हमें किताबी भाषा में लिखना है, यानी कि हमें जो पेपर में लिखना है, उसको यहाँ पे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिखेंगे कि सिलाई का जो सबसे मुख्य उपकरण माना गया है, तो आपको पता ही है कौन सा है, जो सिलाई मशीन है। आप लोग उसको यूज करते हैं। आज बाज़ार में अनेक प्रकार की सिलाई मशीनें उपलब्ध हैं। आधुनिक मशीन से साधारण सिलाई के साथ साथ बहुत से अन्य कार्य, जैसे पाइपिंग हो गया, बाइंडिंग लगाना हो गया, चुन्नटें डालना हो गया, रफू करना, बटन लगाना, काज बनाना इत्यादि भी किए जा सकते हैं। सिलाई मशीन के अतिरिक्त अन्य उपकरण भी प्रयोग किए जा सकते हैं, जो कैंची हो गई, सुई हो गई, पिन हो गया, मेज हो गया, पिन कुशन हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, स्टिच ओपनर हो गया, थ्रेडर हो गया, फिर आता है मार्केटिंग व्हील, स्केल और अंगुस्तान इत्यादि। ये सारे आपके सिलाई मशीन के उपकरण हो गए। फिर आपका आता है सिक्स नंबर प्रश्न की कार्बोनाइजिंग क्या है। अब कार्बोनाइजिंग का मतलब क्या होता है। कार्बोनाइजिंग का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी जो अशुद्धिकरण होता है उसको हम शुद्धिकरण करते हैं, उसी को कार्बोनाइजिंग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसका मतलब कार्बोनाइजिंग क्या है, जैसे आपका ऊनी रेशों से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया जो है, यानी कि जो ऊनी रेशा है, जो उसकी अशुद्धि हम दूर करते हैं, उसी को हम कार्बोनाइजिंग कहते हैं। यानी इसमें ऊनी रेशों को तेजाब के घोल से धोया जाता है। जो ऊनी रेशा होता है उसे तेजाब के घोल से धोया जाता है। तो यही हमारा कार्बोनाइजिंग है। तो इस तरीके से आपका 6 नंबर प्रश्न हुआ। 7 नंबर प्रश्न आपका आता है कि सिल्वर फिश वस्त्र पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। 7 नंबर प्रश्न। अब इसमें लिखेंगे सिल्वर फिश वस्त्र के रेशों को धीरे धीरे खा जाती हैं, जिससे वस्त्र क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जो सिल्वर फिश होते हैं वो वस्त्र के जो रेशे होते हैं उसे धीरे धीरे क्या कहते हैं, खा जाते हैं, जिससे वस्त्र नष्ट हो जाता है। यह एक प्रकार का कीड़ा है। ये कीड़े ऊनी वस्त्र जैसे कालीन हो गया, गलीचा आदि को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो इसी को सिल्वर फिश कहते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय व शक्ति को बचाने वाले उपकरण, जो समय और शक्ति के जो बचाते हैं उसके उपकरण कौन कौन से हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। इसमें लिखेंगे आप लोग कि इन उपकरणों से गृहिणी समय और शक्ति के अपव्यय को रोक सकती हैं तथा बची हुई शक्ति और समय को दूसरे कार्यों में लगा सकती हैं। ये उपकरण मिक्सर ग्राइंडर हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, गैस चूल्हा हो गया, कुकिंग रिंग इत्यादि। तो ये आपके आते हैं समय व शक्ति को बचाने वाले उपकरण। तो ये आपके होम साइंस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रश्न है। तो आपका ये आपको समझ में आया होगा। फिर आता है फिर 8 नंबर प्रश्न आपका आता है। 8 नंबर प्रश्न। फिर 9 नंबर प्रश्न आ गया आपका कि प्राकृतिक रेशों के नाम बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न होगा, क्योंकि प्राकृतिक रेशे अभी इसमें से आपको बार बार प्रश्न पूछा जाता है, प्राकृतिक रेशों के नाम कौन कौन से हैं। तो सबको आना चाहिए प्राकृतिक रेशे कि जो प्राकृतिक रेशा है वो कौन कौन सा है। अब सबसे बड़ी बात लिखेंगे कि प्राकृतिक रेशे निम्नलिखित रूप से हैं। फर्स्ट नंबर में आप लिखेंगे इसमें जो प्राकृतिक रेशे हैं उसमें आपका आएगा कपास, सेकेंड नंबर ऊन, थर्ड नंबर रेशम,
फिर आता है सोना, फिर आता है चांदी, एस्बेस्टस, जूट, सीसल, कापोक और पिना। तो ये सारे आपके क्या है, प्राकृतिक रेशों के नाम। तो ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। उसके बाद फिर आता है 10th नंबर, इसमें लिखेंगे पारिवारिक साधनों से क्या तात्पर्य है। अब ये जो पारिवारिक साधन है इसका आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको करना होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके पेपर में बार बार प्रश्न पूछा गया था। पिछले ईयर में ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था, बट ये हम नहीं कह सकते कि इस बार ये आएगा, बट ये वाले तो 100% क्वेश्चन आपके पेपर आएंगे। जो प्राकृतिक रेशे हैं ये बार बार आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आए जरूर तैयार करिए क्वेश्चन को और जुड़े अपने चैनल एके स्टडी नोट से। और अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। अब आपका 10th नंबर प्रश्न दिया गया है, जो इसके आंसर आपको लिखने होंगे कि गृह व्यवस्था में जो पारिवारिक साधनों का प्रयोग ऐसी कुशलता के साथ किया जाता है ताकि निर्धारित मूल्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। केवल साधन होने से मूल्य तथा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं। मूल्यों एवं लक्ष्यों को पाने के लिए साधनों का संगठन तथा उनकी गतिशीलता आवश्यक है। और परिवार में उपलब्ध साधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के बीच तालमेल बना रहे और किसी प्रकार की कलहयुक्त स्थिति उत्पन्न न हो। परिवार के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों का उचित उपयोग तभी हो सकता है जबकि इन क्रियाओं का संचालन करने वाले व्यक्ति को साधनों की जानकारी हो तथा साधनों का उचित उपयोग मालूम हो, तभी आप इसके साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो पर्याप्त साधनों का अभिप्राय है तो ये हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है खंडवा, यानी खंडा से हमने आपको सारे प्रश्न बता दिए करके, और आपको सेक्शन ए से ये सारे प्रश्न आपको तैयार भी करने होंगे, क्योंकि ये आपके पेपर में समथिंग 88% आपके 99% प्रश्न आपके पेपर में पूछा ही जाता है। फिर आता है खंडवा में केवल 4 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, यानी कि 250 शब्दों में देना है। सेकंड नंबर प्रश्न दिया गया है कि कपास की विशेषताएं बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब लिखेंगे आप लोग कपास की विशेषताएं। इसमें डालेंगे कपास की विशेषताएं। इसमें लिखेंगे कपास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट नंबर में आता है संगठन हो गया आपका। संगठन में कि कपास का तंतु मुख्यतः सेल्यूलोज रेशों का बना होता है, जिसमें 82 से 90% लगभग चलांश तथा 5 से 8% तक प्रकृति की अशुद्धियाँ होती हैं। सेकेंड नंबर आपका आता है रचना व रूप। इसके रचना क्या है, रूप क्या है। अब इसमें लिखेंगे कि अणुबीज यंत्र द्वारा देखने से प्रतीत होता है कि कपास का जो तंतु है वो चपटा है, बल खाए फीते के समान रहता है। जब वह कच्चा होता है तो बनावट में नली के समान होता है और नली से रस भरा होता है। जब यह पक जाता है तो इसका रस सूख जाता है और ये एक तंतु फीते के समान दिखाई देती हैं और इसमें क्या आती है, चमक आ जाती हैं। फिर आता है थर्ड नंबर लंबाई और व्यास। साधारणतः लंबे कोयों वाले कपास का व्यास अत्यधिक सुंदर होता है। तंतु के व्यास में 12 से 20 माइक्रोन की विभिन्नता पाई जाती हैं। तो ये आपका आ जाता है लंबाई और व्यास इसके। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट कि रंग। अब इसके रंग कौन कौन से हैं, इसमें डालेंगे हेडिंग रंग आपका इसमें लिखेंगे कि जो समस्त प्राकृतिक तंतुओं के कपास का तंतु सर्वाधिक सफ़ेद रंग का होता है और इसकी जो कच्ची कपास में है इसमें नाइट्रोजन आदि के तत्व होने के कारण इसका रंग भूरापन होता है और ब्लीचिंग करने से इसकी सफ़ेदी अत्यधिक बढ़ जाती है। उसके बाद में फिर आपका आता है स्वच्छता। इसकी स्वच्छता क्या है, कपास का तंतु दूसरे चिकने तंतुओं जैसे रेशम, लिनन तथा रेयान के समान तो स्वच्छ नहीं होता है, किंतु अन्य तंतुओं की अपेक्षा इसकी धुलाई अत्यधिक सरलतापूर्वक से की जा सकती है। फिर आता है 6 नंबर रगड़ का अभाव। रगड़ का अभाव क्या है, सूती वस्त्र अत्यधिक मजबूत होते हैं तथा भीगे रहने पर इनकी मजबूती और भी बढ़ जाती है। इन पर किसी भी अवस्था में रगड़ने या यहाँ तक कि पीटने का भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आता है संकुचन। मौलिक रूप से कपास के रेशे सिकुड़ते नहीं और वे स्थिर रहते हैं, परंतु वस्त्र निर्माण के समय की खींचातान तथा परिष्कृत पर परिसज्जा की विधियों के प्रभाव का कभी कभी तैयार वस्त्र पानी में डालने से सिकुड़ जाते हैं। तो ये आपका हो जाता है संकुचन। उसके बाद फिर आपका आता है
फफूंदी का प्रभाव। फफूंदी का प्रभाव इसमें क्या पड़ता है? सूती वस्त्रों में आर्द्रावस्था से बहुत दिनों तक बंद स्थान पर रखने पर इनमें फफूंदी लग जाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पसीने का प्रभाव। यदि एक ही वस्त्र यानी कि बार बार पसीने के संपर्क में रहे और उसे धोकर पसीने से मुक्त ना किया है तो ये कपड़ा सड़ के गल जाता है। उसके बाद फिर आता है वैद्युत संवाहिता। वैद्युत संवाहिता क्या है कि कपास विद्युत का जो संवहन करता है, अतः इस पर कभी भी स्थैतिक वैद्युत प्रभाव निर्मित नहीं होता है। उसके बाद फिर आता है ब्लीच का प्रभाव, यानी श्वेत सूती वस्त्रों को आसानी से बिना किसी डर के ब्लीच किया जाना है। इन पर किसी प्रकार का ब्लीच का प्रयोग की जा सकती है, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड की घरेलू ब्लीच इनके लिए सर्वोत्तम रहती है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिएस्टर। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि पॉलिएस्टर रेशे के उत्पादन की प्रक्रियाओं को लिखिए। अब इसमें लिखेंगे पॉलिएस्टर रेशे के उत्पादन, हेडिंग डालेंगे आप लोग पॉलिएस्टर रेशे के उत्पादन। इसमें लिखेंगे कि पॉलिएस्टर रेशे का निर्माण अम्ल का अल्कोहल के साथ क्रिया करने से होता है। इस तंतु का निर्माण दो प्रकार के टेरिप्थिलेट पॉलीमर द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में जिस विधि से पॉलिएस्टर बनाया गया, जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थिलिक एसिड का आपस में घनीभूत किया गया, जिससे एक विशिष्ट प्रकार का पॉलिएस्टर तथा पॉलीएथेन टेरिप्थिलेट का निर्माण हुआ, जिसका उच्च गलनांक बिंदु था। बाद में इस पिघले पदार्थ तथा तंतु बनाया गया, जिसमें पूर्णतः बस्त तंतुओं की विशेषताएं विद्यमान थीं, जिसे हम तंतु का टेरिलीन कहा गया। वर्तमान में पॉलीथाइलिन टेरिप्थिलेट, जिसका की उपयोग टेरिलीन के निर्माण हेतु किया गया, वह ग्लाइकॉल द्वारा बनाया गया और टेरिप्थिलेट एसिड के स्थान पर टेरिप्थिलेट एसिड के डाइमिथाइल ईस्टर का उपयोग किया गया, जिसे पॉलीथिलीन टेरिप्थिलेट के लंबे परमाणु बनाने की प्रक्रिया उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार नायलॉन से होती है। जैसे HO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस HOOC C6H4COOH, जिसे कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। और हम इसके साथ क्रिया करते हैं, घनीभूत क्रिया करते हैं, जो HO प्राप्त होता है .CH2 सिंगल बॉन्ड O.OC यानी कि CO2 जिसे कहेंगे, सिंगल बॉन्ड C6H6 और फिर आता है COOH जो हमारा इथाइलिन टेरिप्थिलेट। और जो हमारा पॉलीथाइन टेरिप्थिलेट होता है वो HO हो गया। HO के बाद में हमारा HO हो गया, उसका में CH2 सिंगल बॉन्ड CO2 सिंगल बॉन्ड C6H4 CO सिंगल बॉन्ड कोष्ठक बाद N सिंगल बॉन्ड OH। तो ये आपका पॉलीथाइलिन टेरिप्थिलेट हो गया इस तरीके से। उसका फिर आपका आता है तंतु की कताई। तंतु की कताई में पिघले हुए पॉलीमर को हवाबंद वाली स्थिति में रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके अस्थायित्व को प्रभावित करती है और इसकी कताई की तकनीकी नायलॉन तंतु के समान होती है। फिर आता है तंतु को खींचना। स्पिनरेट से निकलने के बाद भी पॉलिएस्टर तंतु में सभी इच्छित विशेषताएं नहीं है, क्योंकि इसमें सुपर पॉलीमर परमाणु की व्यवस्था बिखरी हुई है, इसलिए तंतु को खींचा जाता है या लंबा किया जाता है। इस प्रकार इस क्रिया हेतु गोडेड फील की सहायता से ली जाती है। वह तंतु उसी प्रकार खींचा जाता है जिस प्रकार नायलॉन के तंतु को खींचा जाता है। तापक्रम की स्थिति और तंतु की किस सीमा तक का खींचा जाना परम आवश्यक है, इस इच्छित विशेषताओं पर निर्भर करता है। पॉलिएस्टर तंतु का सामान्यतः उनके मौलिक लंबाई 5 गुना से होता है और इनकी जो टेनिसिटी वाले तंतु की आवश्यकता होती है, तो तंतु की अधिक सीमा तक खींचा जाता है और खींचने की प्रक्रिया बाद तंतु को ठंडी हवा में सुखाया जाता है, जिससे वह ठोस धागा बन जाता है। तो ये आपका पॉलिएस्टर निर्माण के बारे में हो गया। उसके बाद फिर आपका आता है विभिन्न प्रकार के नाप लेने की विधियों के बारे में लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 4th नंबर। अब इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के नाप लेने की विधियाँ, हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की नाप की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ब्लाउज़ हो गया, कुर्ता हो गया, फ्रॉक हो गया, कोट हो गया, कमीज हो गया, शर्ट हो गया आदि। वस्त्रों का निर्माण करने के लिए शरीर के ऊपरी भाग के अंगों को नाप में लिया जाता है। उसी प्रकार आपका पैंट हो गया,
पेटीकोट हो गया, पैजामा हो गया आदि बनाने के लिए नीचे के भाग का भी नाप लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण के लिए हमें निम्नलिखित नापों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सीने का नाप हो गया आपका, लंबाई का नाप लेना, कमर के नाप, गले का नाप लेना, पुट की नाप लेना हो गया, पुटवा आस्तीन का नाप लेना। फिर आता है बॉडी की लंबाई की नाप लेना। अब नाप लेने की विधि है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की पाई जाती है। केवल सीने यानी कि आपका आता है, अब आपका आता है केवल सीने का नाप लेना। इस विधि में केवल सीने का नाप लेकर अन्य अंगों के नाप स्वतः निकल ही जाती है, जिसके पश्चात वस्त्र की कटिंग की जाती है। और यदि किसी व्यक्ति की जो वो सीना है वो 36 इंच है तो गला काटने के लिए 1.16 और 1/8 का पुट के लिए 1/6 आदि विभिन्न अंगों का नाप निकाली जाती है। परंतु इस विधि की सिलाई करने के पर त्रुटियां भी रह जाती है, क्योंकि दो व्यक्तियों की जो सीना होता है उनका नाप समान होने पर भी लंबाई में पुट आदि में अंतर आता है। सेकंड नंबर है शारीरिक आवश्यक अंगों का नाप लेना है। इस विधि में शरीर के सभी आवश्यक अंगों का नाप लेना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए बालिका का फ्रॉक बनाते समय लंबाई के लिए बालिका की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए उनके कमर का नाप, पुट की नाप, आस्तीन एवं गले का नाप लेना, यह विधि आदि उपयुक्त रहती है और इसके अनुसार काट कर बनाता है जो फिटिंग से उसके शरीर पे सुंदर लगे और वस्त्र आसानी से तैयार भी हो जाए। तो इससे वस्त्र बनाने के बाद फिटिंग संबंधी समस्याएं कभी नहीं आती है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 5 नंबर की कलात्मक बुनाई के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब आपका आता है कलात्मक बुनाई के प्रकार निम्नलिखित रूप से हैं। फर्स्ट नंबर में आप लिखेंगे इसमें पायल बुनाई। पायल बुनाई क्या होता है दोस्तों? पायल की बुनाई ऐसे वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी सतह पर फंदे बनाने होते हैं। कभी कभी फंदों को काट दिया जाता है जिसमें वस्त्र की सतह ऊपर उठ जाती है और इस प्रकार के वस्त्रों के निर्माण के लिए आधार स्वरूप सादी बुनाई का प्रयोग होता है। उसका फिर लिखेंगे डबल क्लॉथ बुनाई। सेकंड नंबर लिखेंगे डबल क्लॉथ बुनाई। इसमें लिखेंगे कि इस बुनाई से वस्त्र बनाने के लिए ताने बाने के 2 सेट लगाए जाते हैं जो ऊपर और नीचे रहते हैं। इस प्रकार वस्त्रों 2 तहों में बनता है। इन दोनों तहों में तैयार होने वाले वस्त्र को बुनते समय ही एक अन्य धागे से कहीं कहीं आपस में फंसाते हुए जोड़ दिया जाता है और इस विधि से तैयार वस्त्र 2 रूखा होता है। दोनों तरफ 2 रूप अथवा 2 रंग होते हैं और विभिन्नता के लिए दोनों तरफ बदल बदल कर प्रयोग किया जा सकता है। फिर आता है थर्ड नंबर गाज बुनाई। गाज बुनाई क्या होता है दोस्तों? बुनाई की यह विधि हल्के वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग की जाती है और इन वस्त्रों की विशेषता है कि वे हल्के होते हुए भी अत्यधिक मजबूत बुनाई छिद्रयुक्त होते हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर स्वीवेल बुनाई। ये बुनाई कैसे होता है? यह सजावट उत्पन्न करने वाली बुनाई विधि है। इसके द्वारा वस्त्र की सतह वर्तुलाकार, वृत्त, बिंदु और अन्य नमूने बुनाई की प्रक्रिया के समय ही बनाए जाते हैं और इस प्रकार की बुनाई के लिए अतिरिक्त भरने वाले धागे तथा कटाई शटलों की आवश्यकता होती है। इन शटलों के लिए पृथक पृथक सेट बनाने पड़ते हैं। यह निश्चित स्थान पर गोलाकार घूमकर शटल अलग अलग नमूना बनाती है। फिर आता है डॉबी बुनाई। डॉबी बुनाई क्या होता है दोस्तों? इसमें लिखेंगे कि इस बुनाई से वस्त्र की सतह भूमध्य विन्यास के नमूने बनाए जाते हैं जो करघे में डाबी उपयोजन लगाकर इस विधि से बुनाई संभव होती है। इसमें लगभग 24 से 40 तक हार्नेस एक साथ लगाए जाते हैं। करघे के ऊपरी भाग में पतली लकड़ी में से बनी पतली पट्टियां से श्रृंखला होती हैं और प्रत्येक पट्टी के नमूने की हर पंक्ति के चिन्ह छिद्रों के रूप में बने रहते हैं और इसके ऊपर प्रत्येक सूत के लिए हुकदार तार युक्त होती है और प्रथम गति में सब खूंटियाँ नीचे झुकती हैं जो हुक छिद्र के मुख पर आते हैं और वह छिद्रों से निकलकर संबंध हार्नेस में पकड़कर आप ऊपर खींच लेते हैं। इस तरीके से आप डॉबी बुनाई कर सकते हैं। फिर आता है सेकंड जैकेट बुनाई। जैकेट बुनाई होता है इन सभी बुनाइयों से कठिन यह जटिल विधि से भी की जाने वाली बुनाई है। इसमें आप गूढ़ दुर्बोध एवं गहन नमूने बनाते हैं। इसका करघा ही विशेष प्रकार का होता है तथा करघे एवं बुनाई दोनों के नाम इस विधि के आविष्कारक फ्रांसीसी व्यक्ति जोसेफ नैरी जैकेट के नाम पर रखे गए हैं। इसमें
करघे ताने का प्रत्येक धागा स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करता है, जो जैकेट करघे के हार्नेस से नहीं रहते हैं। सेम डाबी बुनाई के अनुसार ये होती है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 6 नंबर की शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया को समझाइए। अब आपका शक्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया में लिखेंगे कि समय की तरह शक्ति का उपयोग का भी योजना बनाई जाती है। शक्ति व्यवस्थापन में शक्ति को मापने के लिए विभिन्न क्रियाओं में खर्च की गई शक्ति मूल्य को मापा जाता है, जिसे हम किलो कैलोरी या किलो कैलोरी जूल ऊर्जा के सर्वोत्तम उपयोग शक्ति प्रबंधन व्यवस्थापन कहते हैं। शक्ति के व्यवस्थापन है ध्यान देने योग्य बातें हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आता है प्रातःकाल के उस समय व्यक्ति को ऊर्जा की मात्रा अधिक रहती है, अतः यह कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम सुबह के समय किए जाएं। सेकंड नंबर आता है आपका कि कार्य योजना बनाते समय विश्राम काल का भी ध्यान रखना आवश्यक है। थर्ड नंबर यह निरीक्षण करना आवश्यक है कि किस प्रकार का कार्य किस तरीके से करने पर थकान कम लगती है। फोर्थ नंबर कार्य करने में रुचि लेने से मानसिक थकान से बचा जा सकता है। फिर 5 नंबर आता है कि विश्राम काल के साथ मनोरंजन का भी ध्यान देना परम आवश्यक है। तो ये आपका आता है शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया। आई होप्स आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन। उसके बाद फिर आता है खंडसा में केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 4 शब्दों में देना है। 7 नंबर प्रश्न दिया गया कि बुनाई से आप क्या समझती हैं, बुनाई के विभिन्न प्रकारों के विस्तार को समझाइए। फिर 8 नंबर प्रश्न आता है कि परिधान रचना के मूलभूत सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। 9 नंबर प्रश्न है कि कार्य सरलीकरण के लिए परिवर्तन के वर्गों का उल्लेख कीजिए। 10 नंबर है कि समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये 2 प्रश्न करके हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में, लिखने में और समझने में दोनों आसानी हो जाएगी और अच्छे से आप लोग पढ़ भी लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ अलविदा चाहेंगे दोस्तों, और अगली वीडियो तक आप ज़रूर इंतजार करिए। और अगली वीडियो में हम आप कुछ प्रश्नों के साथ जो आपका सेक्शन सी का होगा उसके साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।